मॉडुलस। लास्ट टाइम हमने स्ट्रेस की डेफिनेशन देखी थी कि स्ट्रेस इज बेसिकली फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। सो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस इज बेसिकली फोर्स ओवर एरिया। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस, और वी कैन ऑल्सो यूज पास्कल। स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेन इज एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ। एक्सटेंशन को वी डिनोटेड विद एक्स और लेंथ को वी डिनोटेड विद एल। So the formula of strain is strain equals to x over L. Now what is Young modulus? Young modulus is stress per unit strain, और स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया, और स्ट्रेन का होता है एक्सटेंशन ओवर लेंथ। तो एफ ओवर ए होल डिवाइडेड बाय एक्स बाय एल। तो अब मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि अगर फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी, तो ऊपर वाले का जो डिनोमिनेटर मतलब ए है वो नीचे आ जाएगा, और जो लेंथ है वो ऊपर जाके मल्टी for young modulus will become y equals to f over x times L over a. और force over extension किसके equal होती है? That also gives us this spring constant k. तो k times L over a is another formula for young modulus. ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, y is equals to f over x into L over a, and the other formula y equals to k times L over a. ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था जिसमें एक वायर है, उसकी ओरिजिनल लेंथ गिवन है आपने, तो उसकी लेंथ में एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो गई। तो एक्सटेंशन हमने कैलकुलेट कर ली, न्यू लेंथ माइनस दी ओरिजिनल लेंथ, दैट वाज 10 सेंटीमीटर। 18 माइनस मीटर में कन्वर्ट किया। फोर्स निकालने के लिए वी कैलकुलेटेड द वेट ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एरिया फाइंड करना था वायर का, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हमने उसका डायामीटर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से ले लिया, डायामीटर का हाफ करोगे तो यू गेट द रेडियस। फिर एरिया का फॉर्मूला क्या होता था? पाई आर स्क्वायर। तो आपने एरिया निकाल लिया, लेंथ पता है, आपने यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला यूज किया है वाई इक्वल्स टू एफ ओवर एक्स टाइम्स एल ओवर ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। फिर उसके बाद हमने एक क्वेश्चन ये देखा था कि जिसमें वाई एक्सिस पे फोर्स थी, एक्स एक्सिस पे एक्सटेंशन है। उसने हमसे पहले पार्ट में स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करवाया। तो स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ फोर्स अगेंस्ट द एक्सटेंशन। ठीक है, और वंस यू हैव दैट, उसके बाद आप यंग मॉड्यूलस का दूसरा फॉर्मूला के टाइम्स एल ओवर ए, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, और इनटू लेंथ ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया करके दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट इट्स यंग मॉड्यूलस। अच्छा, अब एक और चीज जो हमें पता होनी चाहिए, एंड दैट इज कि स्ट्रेस अगेंस्ट स्ट्रेन का अगर हमारे पास ग्राफ है, तो उस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है दैट गिव्स अस व्हाट। अच्छा, ये मुझे आप बता सकते हो कि स्ट्रेस अगेंस्ट जो स्ट्रेन ग्राफ है इसका ग्रेडियंट किसके इक्वल है? So the gradient of stress against strain graph gives us Young modulus. Okay, so let's say y-axis पे we have stress which is in Pascal, and on the x-axis we have strain. Strain has no unit, तो इसका जो ग्राफ होगा it's going to be a straight line graph that passes through the origin. And the reason is कि इसका जो ग्राफ का ग्रेडियंट है दैट विल गिव अस यंग मॉड्यूलस। ठीक है, सो लेट्स जस्ट डू अ न्यूमेरिकल ऑन दिस, देन वील टॉक अबाउट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एज वेल। तो
एक क्वेश्चन अगर ये है, आपके पास ये स्ट्रेन उसने दिया हुआ है और यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यूज हैं विच आर गिवन इन पास्कल। और अच्छा वो इस तरह करके दे देगा, अगर 10 raised to the power of 5 Pascal. So 5, 10, 15 and 20. So let's just say if I draw a straight line, ठीक है, और ये आपके पास आ जाता है, स्ट्रेन की वैल्यूज दी हुई हैं 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, अब आपसे वो ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट यंग्स मॉडुलस, इसका यंग मॉडुलस कैलकुलेट करो। तो बेटा यंग मॉडुलस निकालने के लिए वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट। ठीक है, और ग्रेडियंट निकालने के लिए वी ऑलवेज नीड एनी 2 पॉइंट्स। तो एक पॉइंट मैं ये ओरिजिन वाला ले सकता हूँ, 0, 0, एंड लेट्स से इफ आई वांट टू टेक दिस पॉइंट, तो वी राइट द एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 8 है और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 20। मगर यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है, 10⁵ पास्कल। ये जो स्लैश करके ये वैल्यू दी होती है, इसका मतलब है कि वी विल मल्टीप्लाई 20 विद 10⁵ तो आपके पास दिस इज गोइंग टू बी द, these are the coordinates. Okay, so let me mark this as x1, y1 and x2, y2. Now simply use the gradient formula, y2 minus y1 over x2 minus x1, 20 times 10⁵ minus 0 over 8 minus 0. So 4 2s are and 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.5 into 10⁵ पास्कल। ओके, सो ये उसने आपसे फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है कि यू जस्ट हैड टू कैलकुलेट दी यंग मॉडुलस। तो रिमेंबर, अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ आता है तो उसका जो ग्रेडियंट होगा दैट विल गिव अस दी यंग मॉडुलस। अगर फोर्स अगेंस्ट एक्सटेंशन का ग्राफ आ जाता है तो फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ जो है उसका ग्रेडियंट गिव्स अस अ स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, now let's just talk about energy stored in a stressed wire when loaded up to its elastic limit. Is it clear everyone? इसमें किसी को कोई confusion है तो आप प्लीज पूछ लो मेरे से। Okay, now let's just talk about the next, and that is, so energy stored in a stressed wire when loaded up to its elastic potential energy. Its elastic limit. ओके, सो लेट्स से अगर आपके पास एक वायर है, ठीक है, और इस वायर पे बेटा मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूं, ठीक है। सो लेट्स से एक पर्सन है, वो इसको दोनों तरफ से विद द हेल्प ऑफ हिज जिस मतलब हैंड्स के साथ इसको खींच रहा है, ठीक है। और जब वो इसको खींचता है तो इसके खींचने से क्या होगा, आपके पास जो वायर है वो स्ट्रेच हो जाएगी, ठीक है। सो वायर स्ट्रेच्ड। अब जब ये वायर आपके पास स्ट्रेच हो जाती है ना, तो इस स्ट्रेचिंग में वायर में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है,
the energy that is stored is elastic potential energy. Okay, so let's say elastic potential energy stored when stretched. Okay, so when you stretch the wire, elastic potential energy is stored. We denote the elastic potential energy with EP, and its formula is 1 over 2 F into X. ठीक है? So EP stands for elastic potential energy. F is the force. जब आप इसको स्ट्रेच करोगे तो यू विल एक्सर्ट अ फोर्स F. ठीक है, तो जब आप इस पे फोर्स एक्सर्ट करोगे तो बिकॉज ऑफ द फोर्स वायर में ये एक्सटेंशन हो गई. सो दिस इज द एक्सटेंडेड लेंथ. ठीक है, सो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो गई. तो हाउ मच इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड. ठीक है, सो दैट इज 1 over 2 F into X. अच्छा, नाउ वी नो वन थिंग कि जो F होता है, हमने हुक्स लॉ से क्या पढ़ा था. हुक्स लॉ क्या था? हुक्स लॉ से हमें ये पता लगा था कि F किसके इक्वल है? K इंटू एक्स. फोर्स इज इक्वल्स टू K times X. K is the spring constant, X is the extension. तो अगर मैं ये फॉर्मूला इसमें पुट करता हूं तो ई पी किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2 एफ की जगह के एक्स टाइम्स एक्स. तो ये हो जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी के एक्स स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी that is stored in a spring when it is loaded up to its elastic limit. अच्छा, ये हाफ क्यों हो रहा है? बेसिकली आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना. ठीक है, तो 1/2 का मतलब ये है कि हाफ ऑफ द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड द रिमेनिंग हाफ इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी. ठीक है, सो ये 1/2 किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? कि नोट हाफ of energy is stored in form of elastic potential energy and other half is lost in form of heat or thermal energy. ठीक है, सो जब भी इफ यू आर गोइंग टू स्ट्रेच अ वायर, ठीक है, तो स्ट्रेच करने से हाफ ऑफ द एनर्जी, अब एनर्जी प्रोवाइड कौन कर रहा है? पर्सन दे रहा है उसे एनर्जी ना. तो half of the energy will be converted into elastic potential energy and the other half will be lost in the form of heat energy. And the formula for the elastic potential energy that we'll be using is 1/2 F into X and 1/2 kx square. Okay, now based on this information, अब हमें क्या पता होना चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए कि बेटा अगर आपके पास लेट्स से इफ यू हैव अ फोर्स अगेंस्ट एक्सटेंशन ग्राफ. जी, अली रजा, यू वांट टू आस्क बेटा? Yes, sir. जी बेटा.
सर ये भी आपने ऊपर बताया था कि हाफ ऑफ द एनर्जी इज स्टोर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और बाकी जो है वो इट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। तो स्प्रिंग जब स्ट्रेच होता है तो थर्मल एनर्जी तो नहीं होती मेरे ख्याल से। अच्छा, जब आपके पास बेटा स्प्रिंग स्ट्रेच होता है ना, तो थर्मल एनर्जी किस तरह से होती है? जब आप उसको स्ट्रेच कर रहे होते हो वायर को, तो देयर इज अ फ्रिक्शन, ठीक है? और जब पर्सन उसको एनर्जी दे रहा होता है, तो वायर उसके मोशन को रेजिस्ट कर रही होती है, ठीक है? तो वो रेजिस्टिव जो फोर्स वो अप्लाई कर रही होती है ना, दैट रेजिस्टिव फोर्स causes the heat energy to be produced. ओके, तो एक जनरल सी ओके सर। एग्जांपल है, मतलब अगर आपके पास एक नॉर्मल रबर बैंड है ना, और आप उस रबर बैंड को बार बार कंटिन्यूसली स्ट्रेच करके रिलीज करते जाते हो, ठीक है? और बहुत ज्यादा, मतलब अगर आप उसको स्ट्रेच करते हो, तो कुछ पार्ट्स हो सकते हैं उस रबर बैंड के दैट बिकम हीटेड। तो वो हीट अप इसी वजह से है कि वो फ्रिक्शनल होती है फोर्स, जिसकी वजह से थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। ओके। ओके सर। अच्छा, अब आपके पास एक फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ है, और इसका जो ग्राफ होता है, इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर तो आपने लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ब्रीच नहीं की, ठीक है? तो अगर तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं हमने ब्रीच की हुई है, तो उसका ग्राफ विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अच्छा, अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि बेटा इसका जो ग्राफ होता है, इसके ग्राफ का ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्स और एक्सटेंशन के जो ग्राफ का ग्रेडियंट होता था, इसके ग्राफ का जो ग्रेडियंट है, दैट गिव्स अस स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट? हमने ये देखा था कि अगर मैं इसका ग्रेडियंट लेता हूं, तो वो मेरे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब दूसरी चीज जो अब हमने देखनी है वो है इसका एरिया अंडर द ग्राफ। अगर मैं इसका एरिया अंडर द ग्राफ लेता हूं, तो इसका एरिया अंडर द ग्राफ मुझे क्या देगा? कोई बता सकता है? सो एरिया एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब है, अब देखो ये ट्रायंगल बनता है ना, एरिया अंडर द ग्राफ। तो अगर मैं एरिया अंडर द ग्राफ लूं, तो मेरे पास 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 एक्स इंटू एफ, या 1/2 एफ इंटू एक्स। तो ये 1/2 एफ एक्स किसका फॉर्मूला है? ये अभी हमने पढ़ा कि ये आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देता है। तो इससे ये पता लगता है कि एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ फोर्स अगेंस्ट एक्सटेंशन का जो ग्राफ होगा, that will give us elastic potential energy stored in a spring. G. Elastic potential energy. Okay, now let's just quickly do a question ताकि हमें ये क्लियर हो जाए. So let's say we have a graph, और इसमें force is given in Newton, extension is given in centimeter, and this is a स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और इसमें आपको वो कहता है कि 34 न्यूटन पे एक्सटेंशन आपके पास है 8 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर के अगेंस्ट आपके पास एक्सटेंशन कितनी है? 17 न्यूटन है, ठीक है? तो अगर आपसे वो ये पूछता है कि कैलकुलेट, और वो आपको कहते हैं कि ये इसकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, so we have to calculate the spring constant, और दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी stored in the spring when stretched
टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है, when stretched by 8 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है, अब देखो पहला पार्ट तो अब हमारे पास, वी जस्ट सिंपली हैव टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ दिस। तो ग्रेडियंट के लिए वी कैन जस्ट सिंपली यूज द ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0,0 और दूसरा पॉइंट। अब प्लीज रिमेंबर मैंने आपसे कहा था कि अगर सेंटीमीटर में दी होगी आपके पास एक्सटेंशन, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर को मीटर में अगर मैं करता हूं तो 8/100 दैट गिव्स अस 0.08, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 34। तो 0.08 कॉमा 34, x1 y1 x2 y2, ग्रेडियंट का फॉर्मूला यूज करते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये 34 डिवाइडेड बाय 0.08, इसकी वैल्यू मुझे बताते हो कि व्हाट डू वी गेट, क्या आती है वैल्यू। सो वी गेट 425 न्यूटन पर मीटर। सेकेंड पार्ट में वो आपसे कह रहा है कि वी हैव टू कैलकुलेट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब एक तो आपके पास मतलब ऑप्शन ये है कि यू कैन जस्ट डायरेक्टली कैलकुलेट द एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। सो 1/2, बेस आपके पास 8 सेंटीमीटर है, अगेन यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। तो यू विल राइट इट एज 0.08, ठीक है, इनटू हाइट। हाइट मेरे पास ये बेस है और ये हाइट है, सिंस इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इसकी 0.08, हाइट इसकी 34। तो you just put the value and we'll get the answer for this. So we get 1.36. 1.36 joule। अगर आपने सेंटीमीटर को मीटर में ना कन्वर्ट किया, यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर फॉर दैट। So 1.36 joule, or you can just directly use the formula 1/2 kx square as well। तो आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आई थी 425, और मैक्सिमम एक्सटेंशन कितनी थी 0.08 का स्क्वायर। तो इसको भी कैलकुलेटर में पुट करके चेक करो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दैट वी गेट। 1.36. So 1.36 joule। So you can either use the formula or you can directly calculate the area under the graph for that। Okay, so अब देखो, जब भी आप स्ट्रेच करोगे तो मैक्सिमम जो एफिशिएंसी आप अचीव कर सकते हो दैट इज 50%। 50% इसलिए कि 50% एनर्जी लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट। अच्छा, अब हम अगली चीज देखते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर व्हेन लोडेड बियॉन्ड इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप मुझसे पूछ लेना उसी टाइम। सो एनर्जी stored in a stretched wire when loaded beyond its elastic limit, when loaded beyond its इलास्टिक लिमिट, ठीक है। ओके, सो अब हमें एक चीज ये पता है बेटा, कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि फोर्स और एक्सटेंशन का जो ग्राफ है वो एक पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन होता है,
उसके बाद द ग्राफ बिकम्स अ कर्व। ठीक है, तो वो कर्व इसलिए हो जाता है कि व्हेन इट्स नो मोर फॉलोइंग द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, अच्छा, अब अगर लेट्स से मैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से बियॉन्ड उसे एक्सटेंड करता हूं, ठीक है, एंड इफ आई रिलीज इट देन, तो व्हाट हैपेंस टू इट्स ग्राफ? तो इसका जो ग्राफ है, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ठीक है, कि आपके पास, आप जब उसको स्ट्रेच करते हो ना बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, और जब आप उसको रिलीज करोगे, तो द स्प्रिंग विल नॉट गो बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। उसमें एक कांस्टेंट एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो ये जो आपके पास कह देता हूं एक्सटेंशन, स्प्रिंग डज नॉट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, instead continuous extension x naught is produced in spring। ओके, अच्छा, अब हम ये देखते हैं, ठीक है, कि आपके पास इनके डिफरेंट ये जो रीजन्स होंगे वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं तीन डिफरेंट एरियाज को मार्क करूंगा। एक ये एरिया है, लेट्स डिनोट दिस एरिया एज पी। ठीक है, और एक मैं ये एरिया ले लेता हूं, लेट्स जस्ट मार्क दिस एरिया एज, ठीक है, क्यू। अच्छा, अब आपके पास ये 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 जो एरो है ये शो कर रहा है कि व्हेन लोडेड, ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट्स बीइंग अनलोडेड। ठीक है, सो लेट्स सी कि ये एरिया के जो रीजन्स हैं ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ये टोटल एरिया देखता हूँ पी और क्यू को मिला के, तो पी प्लस क्यू वाला जो एरिया है दैट गिव्स अस द एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर व्हेन इट इज लोडेड। So elastic potential energy stored in wire when loaded fully। ठीक है, अच्छा, अब Q क्या है? Q is the energy stored in the wire when it is being unloaded। तो Q क्या था? Q is the energy, elastic potential energy stored in wire when it is unloaded। ठीक है, और अगर इन दोनों को मतलब मैं माइनस करता हूं, या जो खाली पी वाला आपके पास हमें क्या बताएगा एरिया, पी वाला जो एरिया है दैट गिव्स अस द एनर्जी लॉस्ट इन द वायर व्हेन इट इज लोडेड एंड देन अनलोडेड। सो एनर्जी लॉस्ट इन वायर व्हेन लोडेड एंड देन अनलोडेड। ओके, सो ये बेसिकली ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? हमारे पास हो ये रहा है कि बेटा एक ये वायर थी,
अब हमने क्या किया, इस वायर को ना बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया, ठीक है। अब मैंने इसको बहुत जब ज्यादा स्ट्रेच किया, तो लेट्स से ये इसकी न्यू लेंथ है। अब इतना स्ट्रेच करने के बाद, ठीक है, स्ट्रेच करने के बाद व्हेन यू रिलीज दिस वायर, तो वायर जो है ना वो अपनी जगह पे वापस नहीं गई। मतलब ये वायर की ओरिजिनल लेंथ ये थी, दिस इज द ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। और ये आपके पास एक्सटेंशन बेसिकली फुली लोडेड के साथ, फुली लोडेड एक्सटेंशन ये है, ठीक है। और ये जो एक्स नॉट है, ये जब आपने छोड़ दिया उसको रिलीज करने के बाद, ठीक है, एक्सटेंशन आफ्टर अनलोडेड, तो इससे ये पता लग रहा है कि वायर अपनी जगह पे वापस नहीं जा रही। और वापस ना जाने का रीजन ये है कि आपके पास सम ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन वायर, has been lost when the wire is loaded and then unloaded। जी, इज इट क्लियर एवरीवन? ये बात समझ आई है? ओके, अच्छा। नाउ लेट्स जस्ट, हमारे पास दो ग्राफ्स, एक मैंने जनरली बस अब आपको और बताने हैं, डक्टाइल सॉलिड मटेरियल और ब्रिटल सॉलिड मटेरियल का ग्राफ कैसे है। एंड देन आफ्टर दैट वी विल जस्ट डू एक न्यूमेरिकल और पास पेपर, ताकि यू गाइस कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, ठीक है। ओके, सो जी जी, ये यहाँ तक क्लियर है सबको? बता दो यार मुझे आवाज। ओके, सर यस सर। okay, so ductile solid materials, ठीक है। सो डक्टाइल सॉलिड मटेरियल्स वो होते हैं जिसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो दोज मटेरियल्स इन विच deformation region is present। और इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल में हमारे पास मेटल है। सो अब बेटा प्लीज रिमेम्बर, मेटल्स की भी हम लोग क्या करते हैं, मेटल्स की वायर होती है ना, कॉपर, कॉपर इज अ मेटल वायर, राइट। तो जो आपके पास मेटल्स होते हैं, दे ऑल्सो फॉलो द हुक्स लॉ। और मेटल की वायर्स में भी आपके पास क्या कहते हैं, डीफॉर्मेशन रीजन प्रेजेंट होता है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि आपके पास इनका जो फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ है, हाउ डज इट लुक लाइक, ये है, ये जैसे एक नॉर्मल ग्राफ आपके पास है ना, तो ये दिस इज योर deformation region ना, which is present for a ductile solid material। और एग्जाम्पल में we have metals। अच्छा, next up let's just talk about brittle solid मटीरियल्स। अच्छा, मैं ना आप लोगों को सच एक और एक्सपेरिमेंट बताना है। उस एक्सपेरिमेंट में अगर एक मेटल वायर है और उस मेटल वायर का यंग मॉड्यूलस आपने फाइंड करना है, तो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, ठीक है। वो भी एक शॉर्ट्स है, वो भी मैं क्विकली आप लोगों को बता दूंगा। अच्छा, ब्रिटल सॉलिड मटेरियल्स क्या होते हैं, ठीक है। हम लोग अक्सर, आप लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है ना कि मेटल्स जो हैं दे आर डक्टाइल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप पढ़ते आ रहे हो। तो डक्टाइल का मतलब ये होता है कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, दे कैन बी स्ट्रेच्ड, ठीक है। तो ये मतलब होता है।
अच्छा, ब्रिटल सॉलिड मटेरियल्स वो होते हैं जिनमें डिफॉर्मेशन रीजन जो है ना, दैट इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, सो दोज मटेरियल्स इन विच deformation region is not present। ठीक है, सो ये आपके पास, इसकी एग्जांपल में हमारे पास जैसे ग्लास है। अगर आप ग्लास को हीट करते जाते हो ना, तो इवेंचुअली क्या होता है कि ग्लास स्ट्रेच होता है, मगर वो फिर ब्रेक कर जाता है। ठीक है, वो डीफॉर्म नहीं होता। तो ग्लास हो गया, या फिर सेरामिक्स। सेरामिक्स ये जो मिट्टी के मतलब जो बने हुए होते हैं आपके पास, वो चीज है। ठीक है, क्ले के या उसके। तो इनका जो ग्राफ है, it will just it is just a straight line graph because they do not have, और इनमें एक्सटेंशन भी बहुत थोड़ी होती है, विच इज जस्ट इन मिलीमीटर। मतलब एक्सटेंशन तो मेटल्स में भी बहुत हम कहते हैं कि थोड़ी है, तो इसीलिए उनमें भी एक्सटेंशन ऑलमोस्ट मिलीमीटर में। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रिटल मटेरियल एंड आपके पास डक्टाइल सॉलिड मटेरियल्स। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स जस्ट क्विकली टॉक अबाउट द लास्ट एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट जो, और वो है कि डिटर्मिनेशन ऑफ यंग मॉडुलस। सो डिटर्मिनेशन ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ अ मेटल वायर। ठीक है, सो बाय यूजिंग अ फ्री रनिंग पुली, फ्री रनिंग पुली। अच्छा, जो नॉर्मल दूसरी वायर्स होती है ना, जैसे अभी हमने पिछले वाला एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर एक रबड़ बैंड है, तो रबड़ बैंड की अगर यंग मॉडुलस कैलकुलेट करना है तो वो आसान है। वो इजी इसलिए है कि उसमें जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है ना, वो मेजरेबल है विद अ मीटर रूल और समथिंग। अब मेटल्स के अंदर तो जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है, दैट इज इन मिलीमीटर, विच इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो वो बहुत थोड़ा है। ठीक है, तो उसके लिए अब हमने क्या किया है, वी आर गोइंग टू यूज अ पुली मेथड फॉर दैट। ठीक है, और उसमें लेट्स से आपके पास we have this pulley, this is how a pulley just looks like। ठीक है, आपने क्या किया है, एक सामने इधर एक एंगल मेजर करने के लिए एक, अच्छा अब आपने क्या किया, एक यहां पे ना बेटा, यू हैव अटैच्ड लेट्स से एन एरो हेड। ठीक है, ये स्केल है, दिस इज योर स्केल, दिस इज द पुली। ठीक है, अब लेट्स से ये जो रिंग आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है, या ये जैसे ये मेटल की एक वायर है। ठीक है, ये वाली। सो लेट्स जस्ट कंसिडर दिस टू बी, आपके पास एक मेटल की वायर ये आ गई। हमने क्या किया है, इस मेटल की वायर का ना एक एंड मैंने एक पॉइंटर के साथ किया, और ये एरो हेड इधर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेट्स से वी आर गोइंग टू अटैच अ लोड विद दिस। ठीक है, तो आप इसके साथ एक लोड अटैच करोगे। लोड का मतलब है
कि इसका कोई मास होगा और इसके मास की वजह से इसका वेट है, और वेट इज बेसिकली अ फोर्स। तो जब आप इसके साथ जैसे ये लोड अटैच करोगे ना बेटा, तो आपके पास ये जो पॉइंटर है ना, ये मूव करके लेट्स से ये इधर चला गया। ठीक है, तो ये आपके पास एक एंगुलर डिफ्लेक्शन देगा। ये ये एक एंगुलर डिफ्लेक्शन है जो आपके पास है। ओके, अब लेट्स से दिस इज द that was the original length of the metal wire। ठीक है, सो L क्या, ओरिजिनल लेंथ ऑफ मेटल वायर। ठीक है, सो वो हमने मीटर में कैलकुलेट कर ली। अच्छा, अब इसका डायामीटर आप उसी तरह, D इज द डायामीटर ऑफ वायर, डायामीटर ऑफ वायर। और डायमीटर मेजर करने के लिए उसी तरह यू विल यूज अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ठीक है, और डायमीटर निकालने के बाद यू कैन जस्ट सिंपली उसका हाफ कर दो, तो उसके थ्रू आपके पास रेडियस निकल आएगा। और जैसे ही रेडियस निकलेगा तो आप उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर निकाल लोगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, और क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला उसी तरह पाई आर स्क्वायर। और अगर यह आप डी की टर्म्स में लिखना चाहते हो, आर की जगह यहाँ पे d/2 लिखता हूँ, तो पाई डी स्क्वायर ओवर 4। तो एरिया भी निकल आएगा, लेंथ भी निकल आई। ठीक है, अच्छा, अब ये जो वेट है, ठीक है, वेट से हमें फोर्स पता लगेगी ना, कि कितनी फोर्स जो है एग्जर्ट की है आपने मेटल वायर के ऊपर। ठीक है, तो वेट हम कैसे, उसी तरह W equals to mg, and that will give us the force exerted on वायर। अच्छा, अब प्रॉब्लम हमें कहाँ पे थी? प्रॉब्लम हमारी ये थी कि वी वांटेड टू फाइंड कि ये जो मेटल की वायर है, इसमें कितनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अच्छा, अब देखो, लेट्स से x is the extension in the wire, x is the extension in metal wire। अब ये जो एक्सटेंशन है, इसको हम रेशो मेथड से कैलकुलेट करेंगे। नाउ व्हाट इज द रेशो मेथड दैट वी विल बी यूजिंग? कि x डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू, ये जितनी एंगुलर डिफ्लेक्शन दी है उसने थीटा डिवाइडेड बाय द टोटल एंगल कितना होता है, दैट इज 360 डिग्री। तो अगर आप इस रेशो मेथड को यूज करते हो, तो यू विल जस्ट सिंपली get the angular deflection that is just produced in the wire। ठीक है, so x over total length will be equal to theta by 360। ये करोगे तो यहां से x भी निकल आएगा, एंड एट द एंड यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, f ओवर x इंटू एल ओवर ए। एफ भी पता है, एक्स भी पता है, एल भी पता है, और ए भी पता है। तो ये वैल्यूज आपने फॉर्मूला में पुट कर देनी है, एंड दिस इज हाउ यू विल जस्ट गेट द वैल्यू ऑफ द यंग मॉड्यूलस ऑफ द वायर। ठीक है, अच्छा, अब हम इसकी एप्लीकेशन मतलब क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, ताकि आप लोगों को जो है इसका पता लग जाए कि हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर 1। यहां तक सबको समझ आ गए? जी, ओके, एक जी मिनट। सर, आगे। ओके, ये वाले से पहले चलो कर लेते हैं, एक छोटा सा ये है। ठीक है, बाकी इसके हम लोग पास पेपर्स जो है, वी विल बी डूइंग ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस बाय टुमारो इंशाल्लाह। ऑब्जेक्ट ए इज रिमूव्ड एंड
ये आपके पास मोमेंट वाला था ना जो हमने हाफ इसका कर लिया था एक क्लास में। तो चलो यार यही कर लेते हैं पहले। डिफाइन द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पिवट। ठीक है, तो मोमेंट क्या होता था? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द पिवट पॉइंट। ठीक है, तो वो मोमेंट की हमने ये डेफिनेशन पहले देख ली थी। ठीक है, अच्छा, पार्ट बी में था कि थ्री ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी आर प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल बीम और द बीम इज इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन फिगर 2.1। ये उसने आपको टोटल डिस्टेंसेस बताए हुए हैं और वो कह रहे कि द बीम इज यूनिफॉर्म एंड हैज अ लेंथ ऑफ 9 मीटर। Pivot is at the midpoint. Object A has mass 90 kg, इसका mass दिया हुआ है, B का mass बताया हुआ था m kg है and is at a distance of 3 meter from the pivot. Object C has a mass of 150 kg and is at the other end of the beam. सबसे पहले मैंने आप लोगों को इसमें क्या कहा हुआ था कि आप लोग सबसे पहली चीज ये करोगे कि आप जैसे ऑब्जेक्ट ए का मास 90 है तो इसका वेट कैलकुलेट कर लो। इसका वेट कितना होगा? 90 इंटू 9.81, ये कितना आ जाएगा? 90 इंटू 9.81 वी गेट 882.9। ठीक है, सो ये हमारे पास आ जाएगा 882.9 न्यूटन। ठीक है, सो दिस इज द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। बी का मास है m, तो इसका वेट क्या होगा? 9.81 टाइम्स m, तो 9.81 m। और ऑब्जेक्ट सी का वेट कितना होगा? ऑब्जेक्ट सी का मास है 150, तो 150 इंटू 9.81 वी गेट 1471.5 न्यूटन। ठीक है, इसके बाद आप सबके डिस्टेंसेस मार्क कर लो। बी का पिवट तक का डिस्टेंस है 3 मीटर। ए का पिवट तक का जो डिस्टेंस है, पिवट मिड पॉइंट पे है तो 9 का हाफ करता हूँ तो ये 4.5 मीटर। इसी तरह सी का पिवट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 4.5 मीटर। कहते हैं कैलकुलेट द मास m और सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है, शुड बी इक्वल, यूनिफॉर्म है। और उसने ये कहा हुआ है कि बीम इज इन इक्विलिब्रियम। तो जहां पे भी इक्विलिब्रियम का वर्ड आता है तो सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब आपके पास ये क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहे, ठीक है, और ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका जो 147 1.5 का पिवट तक का डिस्टेंस है 4.5, और इसी तरह इन इसका बी का 9.81 m इसकी फोर्स है और पिवट तक का इसका डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर प्लस, और जो आपके पास ये ए था इसका 882.9 टाइम्स 4.5। इसको आप सॉल्व कर लो एंड यू विल जस्ट गेट द वैल्यू ऑफ m। तो 147 1.5 टाइम्स 4.5 माइनस 882.9 टाइम्स 4.5, सो जो भी वैल्यू आती है डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 9.81, और ये आपके पास मास m की वैल्यू आती है 90 kg। ओके, अच्छा, अब ये अगला पार्ट है। ऑब्जेक्ट ए इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय अ वायर। अब यहाँ पे एक वायर है fixed to the end of the beam and to the ground as shown in figure 2.2. After the change, the beam is again horizontal and in equilibrium. The positions of B and C are unchanged. The wire has a diameter of this and has a strain of 1.2 into 10 raised to the power of -3। ठीक है, अब आपसे वो ये कह रहा है कि द वायर इज नॉट एक्सटेंडेड
beyond its elastic limit or beyond its limit of proportionality, calculate the Young modulus of the wire. तो अब यंग मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है। तो बेटा यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन तो हमें पता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। अब उसने आपको वायर का डायामीटर दिया हुआ है विच इज इन मीटर। तो सबसे पहले अगर मैं इसका रेडियस कैलकुलेट करता हूँ विच इज 1.8 इंटू 10⁻³ का हाफ, तो ये मेरे पास आ जाता है, ये कितनी आ जाती है वैल्यू डिवाइडेड बाय 1000, ये सो वी गेट, ये क्या आती है वैल्यू, लेट्स से 0.9 इंटू 10⁻³ ये आपके पास आ गई इसका रेडियस। यहाँ से आपने इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट कर लेना है पाई आर स्क्वायर के थ्रू। पाई रेडियस की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। ठीक है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ और इसको पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास आ जाता है 2.55 इंटू 10⁻⁻1 2 3 4 5 6 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब आपके पास देखो उसने कहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट द यंग मॉड्यूलस ना। यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। नाउ वी नीड फोर्स एज वेल। ठीक है, तो अब आपके पास कितनी फोर्स होनी चाहिए टू कीप दिस इन इक्विलिब्रियम। तो इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए आपके पास जो फोर्स लगनी चाहिए वो देखो, पहले हमने ब्लॉक ए जब आपने रिमूव किया है और उसकी जगह वायर, तो देखो जितनी ये ए इस पे डाउनवर्ड मतलब फोर्स एक्सर्ट कर रहा था, तो ये जो वायर है उसको भी उतनी ही फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ेगी टू कीप द पिवट इन इट्स इक्विलिब्रियम। तो फोर्स कितनी एक्सर्ट कर रहा था ब्लॉक ए, दैट वाज 882.9 न्यूटन। तो अगर मुझे स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स ओवर एरिया, फोर्स की जगह 882.9 और एरिया की जगह 2.55 इंटू 10⁻⁻6, ये करोगे तो आपके पास क्या निकल आएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो आपके पास यहां से ये कितनी आती है वैल्यू बाय सर 882। ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है सर। हाँ तो इट्स फाइन। 346 थ्री 4 2352 346 जी 235 235 294 294 0.1। .1। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, सो यू हैव द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। अब आपने यंग मॉड्यूलस निकालना है। यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो ये जो भी आपके पास वैल्यू आएगी ना, इसको आपने स्ट्रेन की वैल्यू से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास young modulus आ जाएगा and you have to give the answer in to two significant figure and in the standard form। तो इसको मैं बेसिकली लिख सकता था 3.46 इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 10⁻⁸ पास्कल था। तो अब ये 3.46, अच्छा आप कोशिश करो जो आंसर आया ओरिजिनल उसी को डिवाइड कर दो। ठीक है, विद द स्ट्रेन, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, सर या आंसर आ रहा है 2.88 इंटू 10⁻11। सो 2.88 इंटू 10⁻11 पास्कल, और फाइनल आंसर आपके पास हो जाएगा 2.9 इंटू 10⁻11 पास्कल। ठीक है, सो
This is how we just simply had to calculate the Young modulus using its formula stress over strain. उसने डायमीटर दिया हुआ था, आपने उसको हाफ करके रेडियस और क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला पाया और स्क्वायर वो यूज किया, फिर स्ट्रेस के फॉर्मूला में फोर्स ओवर एरिया। अब जो ऑब्जेक्ट ए फोर्स एक्सर्ट कर रहा था दैट वाज 882.9 न्यूटन एंड दैट फोर्स वाज नीडेड टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। So you will use that force divided by the area, you get this value of stress, उसको strain से divide कर दो, you will get the Young modulus. Object B is now moved to the new position closer to the pivot without passing it. The beam is again horizontal and in equilibrium. Okay, so अब आपसे वो कह रहे हैं कि B is moved to a position which is closer to the pivot. ठीक है, तो the state and explain the effect if any that this has on the strain in the wire. ठीक है, so strain is basically extension per unit length. अच्छा, अब आप सबसे पहले तो अब हम बारी बारी देखते हैं कि वो कह क्या रहा है। उसने ये कहा है कि ये जो ब्लॉक बी है इसको उठा के मैं इधर ले आया हूं पिवट के करीब। इसका मतलब है मैंने इसका डिस्टेंस क्या कर दिया, डिस्टेंस कम हो गया। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि जो मोमेंट, द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट विच वाज प्रोड्यूस्ड बाय बी वाज हैज डिक्रीज्ड। ठीक है, तो अगर इसकी वजह जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय बी था वो कम हो गया, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वायर को ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ेगी टू कीप द पिवट इन इक्विलिब्रियम। डू यू गाइस गेट दिस? क्योंकि बी और ए, ठीक है, वायर एंड बी, दे बोथ वर creating an anti-clockwise movement so they could keep the rod in equilibrium. तो अगर anti-clockwise movement produced by B वो डिक्रीज होता है तो उसमें क्या होगा कि anti-clockwise movement produced by the wire will also will increase। ठीक है, सो वायर की वजह से जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट था वो आपके पास बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इंक्रीज होने का मतलब ये है कि बेटा डिस्टेंस तो इसका कांस्टेंट है, राइट? पिवट से इसका डिस्टेंस तो चेंज नहीं कर सकते हम। तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वायर, सर ये क्लास एंड होने वाली है। हाँ, सो फोर्स एक्सर्टेड बाय द वायर दैट विल इंक्रीज। तो अगर ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ेगी वायर को टू कीप द रॉड इन द इक्विलिब्रियम, तो हमें ये पता है हुक्स लॉ के थ्रू कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। ठीक है, तो अब आपके पास अगर लेट्स से ज्यादा फोर्स आप मतलब एग्जर्ट कर रहे हो उस पर, ठीक है, तो उससे एक्सटेंशन अगर बढ़ती है, तो अगर एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ बढ़ेगी तो उससे स्ट्रेन भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो फोर्स इंक्रीज करेगी। ठीक है, एरिया आपके पास जो है वो उतना ही है। ठीक है, तो लेंथ भी आपके पास कांस्टेंट है, तो आपके पास एक्सटेंशन इंक्रीज होगी और एक्सटेंशन इंक्रीज होने की वजह से आपके पास स्ट्रेन जो है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, फोर्स exerted by wire increases causing more extension in wire, hence strain increases।
ठीक है। ओके, सो दैट्स इट। ठीक है, ओके, वो एंडी हो गई।